Good morning, my dear students. Our today's topic is stereochemical aspect of nucleophilic substitution reaction. तो सबसे पहली बात तो मैंने जो यहाँ पे हेडिंग लिखी है आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, दो टाइप के मैकेनिज्म हमने किए थे, SN1 एंड SN2। ओके, यहाँ पे एक वर्ड है जिस चीज़ का मीनिंग आपको समझना है, जिस वर्ड का मीनिंग आपको समझना है, एंड दैट इज़ द स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट। ओके अब देखो यहाँ पे सबसे पहली बात मैंने कल आपको जो कराया था, मैंने आपको बताया था कि SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो जाती है। एंड यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन रहती है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि जो कॉन्फ़िगरेशन रहती है सिंगल स्टेप होने की वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। एंड SN1 रिएक्शन आपकी, मैंने कल आपको बताया था कि इसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रहता है, 2 स्टेप में होती है। पहले कार्बोकेटायन बनता है, उस पहले जो ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल है वो रिमूव होता है, देन इनकमिंग आके अटैक करता है। ठीक है, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन के थ्रू ये रिएक्शन कैरी करती है। ठीक है, लेकिन इन एक्चुअल SN1 में रिटेंशन नहीं होता, वहाँ पे आपका होता है रेसमाइजेशन। अब रेसमाइजेशन वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, सो यू डोंट हैव टू कंफ्यूज इन दैट वर्ड। हम वन बाय वन इन चीज़ों को समझेंगे कि स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो हमें समझने पड़ते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये वर्ड समझ लो, कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या होता है। कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग होता है बेटा, जब भी हम 3 डायमेंशनल किसी स्ट्रक्चर को शो करते हैं कार्बन एटम के अराउंड, लाइक हमने ऐसे शो किया, दैट इज नोन एज द कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग होता है स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम। स्पेशल का मीनिंग क्या होता है, स्पेस में हम जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट करते हैं एटम्स की अराउंड द सेंट्रल एटम, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन बोल देते हैं। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन एंड रिटेंशन को समझने से पहले हमें किसको समझना पड़ेगा, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स को, क्योंकि स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स के कुछ बेसिक पॉइंट ही आपको क्लियर कराएंगे कि आपके पास एक्चुअल में ये इन्वर्जन एंड रिटेंशन या रेसमाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू टेक पैनिक, हम वन बाय वन इन चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे। तो सबसे पहली बात, आपको कुछ एस्पेक्ट बोला है मैंने, फर्स्ट पॉइंट आपको जो समझना है वो सबसे पहला पॉइंट आपके पास होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। फिजिक्स में भी ये पॉइंट आपके पास बहुत बार आता है। आप जब भी कोई एक यूनिट होती है, रे ऑप्टिक समथिंग, तो वहाँ पे इस चीज़ को बताया जाता है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। अब देखो बेटा, ये चीज़ ध्यान से समझना, आपके पास कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, ये मैंने ले लिया, यहाँ पे क्या है, सोर्स ऑफ लाइट, ऑर्डिनरी लाइट का आपने सोर्स ले लिया। हमें पता है भाई सोर्स ऑफ लाइट से जब भी लाइट आपकी एमिट होती है तो वो हर एक डायरेक्शन में इक्वल स्पीड से मूव करती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने इस लाइट को पास कराया थ्रू द नाइकोल प्रिज्म। नाइकोल प्रिज्म में से पास कराया, जैसे ही हम ऑर्डिनरी लाइट को नाइकोल प्रिज्म में से पास कराते हैं तो वो यूनिप्लेनर बन जाती है। यूनिप्लेनर का मीनिंग क्या, कि एक ही प्लेन में मूव करती है, हर एक डायरेक्शन में मूव करने की बजाय, एंड जो लाइट आपकी प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यहाँ तक चीज़ समझ आई। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब आप किसी भी कंपाउंड में से यहाँ पे पास कराते हो, तो यदि ये कंपाउंड इस लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, मीन्स ऑर्डिनरी तो ऐसे होनी चाहिए थी, या तो वो क्या करेगा, इसको राइट साइड में टर्न कर देगा या वो करेगा लेफ्ट साइड में। मीन्स यदि वो इस डायरेक्शन को चेंज कर देता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट की वो पर्टिकुलर कंपाउंड, तो वो आपके पास जो कंपाउंड है उसको हम क्या बोल देंगे, ऑप्टिकल एक्टिव
कंपाउंड। एंड जो ये रोटेशन है इन द प्लेन ऑफ लाइट की किस एंगल से जो लाइट है वो रोटेट हुई, वो हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलैरीमीटर बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, यदि जो लाइट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव साइड में क्लॉकवाइज आपकी मूव करती है, जो प्लेन पोलराइज लाइट है यदि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस बोल देते हैं। जो कंपाउंड है वो क्या कहलाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। यदि वो लाइट को लेफ्ट साइड में मूव कराता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, लीवो रोटेटरी। एंड ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो आइसोमर्स, नेगेटिव पॉजिटिव किसको शो कर रहा है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी को, नेगेटिव किसको कर रहा है, लीवोरोटेटरी को। ये दो आइसोमर प्रोड्यूस हुए जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। एंड जो ये कंप्लीट जो ये फिनोमिना होता है जिससे जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। तो आपको ये पता लग गया कि व्हाट डू मीन बाय ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आपको जो पता होना चाहिए, यहाँ पे एक वर्ड आता है, बार बार आप एक वर्ड को पढ़ते हो जब भी आप स्टीरियो केमिस्ट्री में स्टडी करते हो, स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर क्या होता है, या इसी को हम बोल देते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। देखो क्या होता है बेटा, जब भी सेंट्रल एटम कार्बन के अराउंड आपके पास जो ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे डिफरेंट ग्रुप्स जॉइंट होते हैं। मीन्स व्हेन द कार्बन इज अटैच्ड विद द 4 डिफरेंट ग्रुप्स, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। उस कार्बन को हम क्या बोल देते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन, या उसको हम क्या बोल देते हैं, उस सेंटर को या उस कार्बन को हम क्या बोल देते हैं, स्टीरियो सेंटर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, आपके पास फुटबॉल है, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, आपके पास कोई भी बॉल है। यदि आप बॉल की मिरर इमेज चेक करते हो, यहाँ से आपने बॉल है उसकी मिरर इमेज ली तो आपको बॉल ही नज़र आती है। यहाँ पे क्या हुआ, मीन्स यदि हम इस मिरर इमेज को उठा के ऑब्जेक्ट के ऊपर रखते हैं तो वो सुपर इम्पोज हो जाते हैं। सुपर इम्पोज का मीनिंग क्या होता है, सुपर इम्पोज का मीनिंग होता है कि एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। सुपर इम्पोज हो गए ऑब्जेक्ट, एंड जो आपके पास ये ऑब्जेक्ट हैं ये आपके कहलाते हैं आपके एकायरल। इन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे, ये ऑब्जेक्ट किस टाइप के होते हैं, विच गिव्स द सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। वो आपके जो ऑब्जेक्ट हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, एकायरल ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। ठीक है। लेकिन जब आप अपने हैंड की मिरर इमेज देखते हो, आप हैंड को अपने मिरर में देखो, जब आप हैंड को मिरर में देखते हो तो आपको उसका जस्ट अपोजिट नज़र आता है। मीन्स आपको लेफ़्ट हैंड को देखा तो आपको राइट के जैसा दिखता है। तो मीन्स वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे हुआ कि यदि आप क्या करते हो, मैं यहाँ पे, भाई मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है बट स्टिल आई कैन ट्राई। ये थोड़ा सा मैंने टेम्परेरी बनाया हुआ है, मीन्स मैं कुछ जो आपको शो करना चाहती हूँ। ये आपके पास कोई भी हैंड है, आपने उसकी मिरर इमेज बनाई तो हैंड कुछ इस टाइप का दिखेगा। मीन्स जो थंब है वो आपको, थंब एक दूसरे से एक तरह से अटैच ही दिखते हैं जब आप मिरर में देखते हो। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यदि आप इस मिरर इमेज को इसके ऊपर रखते हो तो जो आपके थम्स है वो ऐसे कुछ, ये कुछ ऐसे निकल आएगा ना। आपने ये तो आपका फिर भी मैशअप हो जाता है, लेकिन जो थम्स है वो तो निकल आते हैं बाहर की साइड। कहने का मीनिंग ये है बेटा कि ये नॉन सुपर इम्पोज होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने एक हैंड को उठाकर उसकी मिरर इमेज को दूसरे पे रखा तो वो बिल्कुल मैच हो गया, नहीं, वो कुछ ना कुछ जो पोर्शन है, पार्टीशन है, वो बाहर रह जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। एंड जिस भी टाइप के आपके जो कंपाउंड है जो आपकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं,
कायरल ऑब्जेक्ट्स, और उनकी ये जो प्रॉपर्टी होती है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाने की, वो आपकी क्या कहलाती है? कायरलिटी कहलाती है। ठीक है, अब देखो, अब ये चीज़ समझने की है, इस चीज़ को समझना, जो दो आइसोमर्स, ये स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। देखो, कुछ ऐसे हमने एग्जांपल ले लिया, आपके पास ब्यूटेनॉल का हम एग्जांपल ले लेते हैं। C2H5, आपने इसकी मिरर इमेज बना दी। यहाँ पे मिरर इमेज आपकी क्या बनती है? दैट इज़ OH CH3 C2H5, एंड यहाँ पे क्या हो जाता है? हाइड्रोजन। अब देखो, इसको एक्चुअली इसके ऊपर पुट करो। आप क्या करते हो? एक्चुअल पुट करो, तब भी ये नॉन सुपर इम्पोज रहेंगे। यदि आप इसको रोटेट करके पुट करोगे तब भी ये नॉन सुपर इम्पोज रहेंगे, क्योंकि सारे के सारे जो एटम है वो क्या है? डिफरेंट प्रेजेंट है। इट इज़ अ स्टीरियो सेंटर, बीच में जो कार्बन होगा वो स्टीरियो सेंटर होता है। तो ये दो एक दूसरे के आइसोमर होंगे ना, क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला है वो तो क्या रहता है? आइसोमर क्या होते हैं? जिनका फॉर्मूला सेम हो लेकिन जो स्पेस में अरेंजमेंट है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमर्स। और वो भी कौन से? नॉन सुपर इम्पोजेबल, विद नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो इनकी जो कंबाइंड फॉर्म होती है ना, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इनैनशोमर्स। इनैनशोमर्स मीन्स जिसमें आपके पास इनैनशोमर वो कंपाउंड होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, पर डिफरेंट किस में होते हैं? डिफरेंस सिर्फ होता है रोटेशन ऑफ लाइट में। मतलब एक तो यदि प्लेन पोलराइज लाइट को पॉजिटिव डेक्स्ट्रो रोटेटरी बनाता है तो दूसरा क्या बनाता है? लीवो रोटेटरी बनाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो टोटल आपके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, क्योंकि मैंने बोला है 50% एक होगा, 50% दूसरा होगा, एक पॉजिटिव में मूव कराएगा, दूसरा नेगेटिव में। लाइट इस डायरेक्शन में थी तो वो इसी में निकल जाती है कंपाउंड में से पास होने के बाद। सेम, क्योंकि एक ने इधर रोटेट कराया, दूसरे ने वापस से इतने ही % रोटेट करा दिया, इतने ही एंगल से, तो ओवरऑल जो लाइट है उसकी क्या रही? ज़ीरो रोटेशन। और ये जीरो रोटेशन आपके पास हम क्या बोलते हैं? ऐसा मिक्सचर, अ मिक्सचर कंटेनिंग टू आइसोमर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन विच गिव्स ज़ीरो ऑप्टिकल रोटेशन, कि एक की रोटेशन दूसरे की रोटेशन को कैंसिल कर दे। तो इस टाइप का जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। मीन्स रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? रेसिमिक मिक्सचर आपके पास टू इनैनशोमर्स का मिक्सचर होता है। इनैनशोमर्स एक 50% तो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, 50% होता है लीवो रोटेटरी। ऑप्टिकल रोटेशन कितनी रहती है? दोनों मिक्स होके कितनी बनाएंगे? ज़ीरो। और ऐसे मिक्सचर को आप क्या बोलोगे? रेसिमिक मिक्सचर। और जो ये प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? रेसिमाइजेशन। ये चीज़ समझ आई? ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से जो आपने मेन पॉइंट समझना है ना, वो पॉइंट मैं आपको समझा देती हूँ। मैंने किसकी बात की थी? SN1 की बात कर रही थी मैं, है ना। SN1 आपका क्या देता है? मैंने बोला था रेसमाइजेशन देता है, मीन्स ऑप्टिकल रोटेशन आपकी क्या रहती है? ज़ीरो रहती है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पे, BR ब्यूटेनॉल का, सॉरी, हम यहाँ पे आपका एग्जांपल ले लेते हैं ब्यूटाइल ब्रोमाइड का। ठीक है, इसको हम शो कर देते हैं 3 डायमेंशन में। देखो, हमने क्या कहा कि ये 2 स्टेप में हो जाती है ना, ये 2 स्टेप लेती है। सबसे पहले तो यहाँ से ये रिमूव होगा ब्रोमाइड आयन। यहाँ पे बचा क्या? यहाँ पे बचा है आपका एक कार्बिक कैटायन बचता है। यहाँ पे क्या बचा?
कार्बिक एटायन। अब देखो जैसे ही यहाँ से हैलाइड आयन ब्रोमाइड आयन मूव करता है तो ये जो कार्बिक एटायन है ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है। sp2 हाइब्रिडाइज तो होगा लेकिन क्या हो जाता है, प्लेनर, मीन्स जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा ना OH नेगेटिव, उसके चांस रहते हैं वो यहाँ से भी अटैक कर सकता है और वो यहाँ से भी अटैक कर सकता है। इस वजह से आपका जो भी ब्यूटेनॉल बनेगा वो पॉजिटिव ब्यूटेनॉल भी बन सकता है और वो नेगेटिव ब्यूटेनॉल भी बनता है। दोनों के दोनों ही बनते हैं क्योंकि इक्वल चांस होते हैं। अब 50% तो बना डेक्स्ट्रो रोटेटरी, 50% बना लीवो रोटेटरी, तो ऑप्टिकल जो रोटेशन है वो क्या रही, 0 रही। इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे दोनों आइसोमर की बनने की वजह से SN2 में आपका रिटेंशन की बजाय क्या होता है, रेसमाइजेशन होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट था जो मैंने आपको बताना था। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो मैं आपको डिस्कस कराती हूँ यहाँ पे, एलिमिनेशन रिएक्शन। हेलो एल्केन्स की आपकी सेकंड जो रिएक्शन है दैट इज़ द एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो बेटा, एलिमिनेशन का मीनिंग क्या होता है, एल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन्स की हम बात करते हैं, ऐसे हेलो एल्केन्स की जिसमें बीटा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। ये हेलोजन हुआ, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज द बीटा कार्बन। ठीक है, जब हम बीटा हाइड्रोजन एटम वाली हेलो एल्केन को हीट कराते हैं, किसके साथ हम हीट कराएंगे, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम हाइड्रोक्साइड, और ये सॉल्यूशन कैसा होगा, अल्कोहलिक। तो जो OH नेगेटिव है वो अटैक करेगा बीटा हाइड्रोजन पे, मीन्स वहाँ से क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। OH नेगेटिव आपका बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करता है, जैसे ही अटैक करता है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है कार्बन हाइड्रोजन के बीच का, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, और यहाँ से आपका X नेगेटिव हैलाइड निकल जाते हैं एज अ लिविंग ग्रुप, और यहाँ से आपकी जो बनती है वो फॉर्मेशन होती है आपकी एल्कीन्स की। तो ये एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है एल्कीन्स का फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हम कन्वर्जन करते हैं तब इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, साथ में आपके जो साइड प्रोडक्ट है वो निकल जाते हैं। ठीक है, अब ये तो होगी एलिमिनेशन समझ आए। यहाँ पे इस मीडियम को याद रखना, क्योंकि इसके चेंज होने से यदि हम KOH को एक्वा से ले लेते हैं ना तो वहाँ पे फिर ऐसे हो जाता है, लाइक आपके पास कुछ ऐसा प्रेजेंट होता है X, फिर आपका यदि KOH एक्वस होता ना, एक्वस होने की वजह से ये निकल जाता और यहाँ पे अल्कोहल बन जाते। ठीक है, तो मीडियम का ध्यान रखना, अल्कोहलिक मीडियम आपने रखना है, एक्वस और अल्कोहलिक दोनों में डिफरेंस याद रखना। ठीक है, अब ये आपकी, मैंने इसका एक सेकंड फॉर्म भी आपको बताई थी, सेजफ रूल। सेजफ रूल मैंने बहुत अच्छे से आपको 11th में एक्सप्लेन किया था, तो बेटा वो आपका होमवर्क है। होमवर्क आपका क्या है कि आप 11th क्लास की बुक से आप पढ़ोगे अपना सेजफ रूल, बहुत इम्पॉर्टेंट एंड बहुत इजी पोर्शन। ठीक है, एंड रिएक्शन विद मेटल, दैट इज़ ऑल्सो योर होमवर्क, रिएक्शन विद मेटल्स, क्योंकि वहाँ पे आपने मैंने आपको बताया था, एक तो वुड्स रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, फिटिग रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, एंड वुड्स फिटिग रिएक्शन, ये तीनों की तीनों आपकी इसी पोर्शन में आती हैं एंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे जब भी हम डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ ज़रूर आप मेंशन करते हो, क्योंकि फिटिग रिएक्शन आपकी सोडियम के साथ होती है। एक बार जल्दी से मैं बता देती हूँ कि जब भी आप एल्काइल हैलाइड को ट्रीट कराते हो सोडियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई कंडीशन हम लेते हैं, क्योंकि हमने मेटल का यूज़ किया है, ड्राई ईथर, तो यहाँ से आपकी एल्केन्स की फॉर्मेशन होती है RR प्लस में 2NX, ये निकल जाता है। ठीक है, तो इस टाइप की जो रिएक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, वुड्स रिएक्शन। फिटिग में क्या होगा, RX की बजाय आप बेंजीन रिंग पे हैलाइड इसका यूज़ कर लेते हो, एंड वुड्स फिटिंग में आपके पास दोनों के दोनों जो चीज़ें हैं वो क्या हो जाती हैं, एराइल हैलाइड्स हो जाती हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।